नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग जो है कि घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होने वाली जो करंट अफेयर की पत्रिका है, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के पहले आती है, आय दृष्टि करके। देखिए यहाँ पे बना हुआ है आप सबके सामने स्क्रीन पर। इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा फंसता भी है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसमें जो दोस्तों खबर है वो है, देखिए 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है। वैसे तो अभी परीक्षा का जो आयोजित होने वाली थी 26-27 अक्टूबर को, 2 दिनों में यूपी पीसीएस की परीक्षा, वो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से जो है कि टल करके चली गई है। अब 7 और 8 दिसंबर को होनी है। लेकिन दोस्तों इस लगभग 2 महीने का और करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले से हम लोग इस मैगजीन में दी हुई करंट अफेयर को पढ़ लेंगे तो आगे का जो बचेगा 1.5 महीने का, उसको तैयार करना हमारे आपके लिए काफ़ी आसान होगा और हमारी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है कि काफ़ी लाभदायक होगा। तो आज से हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो है कि वन लाइनर जो पॉइंटर टाइप का जीएस होता है, करंट अफेयर होता है, वो दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है कि अपना जैसे मटेरियल होता है उस आगे हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि, वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर की घटनाएं को, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद आर्थिकी देखेंगे, फिर उसके बाद कल से हम लोग देखेंगे विज्ञान से लेकर के, उसके बाद जितना पूरा कंप्लीट करंट अफेयर पॉइंटर दिया हुआ है उसको देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्या है बिंदु। देखिए पहला दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ पे सवाल क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में है दोस्तों। सवाल बना रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है 23 सितंबर 2024 को। तो पुणे हवाई अड्डे को जो है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्नामकरण को जो है कि इसके मंजूरी प्रदान की है। और पुणे हवाई अड्डे का जो नया नाम है वो दोस्तों रखा गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डे का जो नाम था उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला जो है वो से देखते हैं कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 प्राप्तकर्ता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 6वां जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो 2023-24 में जारी किया गया है, 2023-24, इसमें शीर्ष 4 स्थान पे रहने वाले कौन से राज्य हैं। तो पहला राज्य है दोस्तों केरल है, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है गुजरात। मतलब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो जारी हुआ है राज्यों का, इसमें पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर जम्मू और कश्मीर है, चौथे स्थान पर गुजरात है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है। तो वो सवाल है दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का जो नाम था पोर्ट ब्लेयर नाम था। अब इसका जो नाम बदल करके रखा जाएगा वो होगा दोस्तों श्रीविजयपुरम। क्या होगा दोस्तों, श्रीविजयपुरम। मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, अब उसका नाम हो जाएगा श्रीविजयपुरम। तो यहाँ पे 2 हम लोगों को याद रखना है। देखिए पहला महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने जो पुणे हवाई अड्डे का जो नाम बदल करके रखा है उसका नाम रखा है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये। और उसके बाद दूसरा जो है कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी उसका नाम बदल करके रख दिया है श्रीविजयपुरम। आगे है दोस्तों कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ये कौन से नंबर का था दोस्तों, ये दूसरा था। ये भी आपको याद रखना है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया है 11 सितंबर 2024 को। अब देखिए आगे है कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है कि उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर किए हैं, तो ये गोरखपुर में किए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो है कि निर्वाचन क्षेत्र भी है ये।
तो ये हमको आपको याद रखना है, सवाल यहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना है। देखिए, तो आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। तो इन्होंने ये शुरुआत की है गुजरात के सूरत नामक जो है कि जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस अभियान की शुरुआत की है? जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है गुजरात के जो है कि सूरत से। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो यह दोस्तों जुड़ी है जल शक्ति अभियान कैच द रेन से। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है जल शक्ति अभियान जो कि कैच द रेन से जुड़ी है। आगे दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो उन्होंने उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में जो है कि इसका उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन इन्होंने किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार से घटना है दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में जो है कि वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो ये इन्होंने दी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में जो है कि 3D वैदिक संग्रहालय बनाने को मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित किया गया? ये जो संग्रहालय बना है ये समर्पित किया गया है दोस्तों भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है दोस्तों भारतीय थल सेना ने। किसने? भारतीय थल सेना ने जो है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की है। देखिए, इसके तहत क्या होगा? प्रोजेक्ट नमन के तहत इसके तहत जो है कि किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? प्रोजेक्ट नमन के तहत जो सहायता प्रदान की जाएगी वो रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों और उसके बाद उनके परिवारजन को। तो हमको आपको ये भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? भारतीय थल सेना ने की है। यहाँ देखिए, भारतीय थल सेना ने की है और किसके लिए की है दोस्तों? तो रक्षा पेंशन भोगियों और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को के लिए प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत हुई है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो वह स्पर्श प्रणाली के कार्यान्वयन पर यह केंद्रित है। इसका स्पर्श का फुल फॉर्म है दोस्तों कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। तो ये भी पूछा जा सकता है हमसे आपसे कि स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है या किससे जुड़ा हुआ है? तो स्पर्श दोस्तों ये जुड़ा हुआ है जो है कि प्रोजेक्ट नमन प्रणाली जिसके तहत काम करेगी या कार्यान्वित होगी उससे जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। इसके तहत जो है कि किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? नमन के तहत रक्षा पेंशन भोगियों भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, भारतीय थल सेना से संबंधित है तो पूछा जा सकता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह मंजूरी प्रदान की गई उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। हाँ तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह मंजूरी प्रदान की गई उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा जी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है राजगीर नालंदा में। बीपीएससी भी परीक्षा आयोजित होने वाली है दोस्तों 17वीं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नालंदा, राजगीर के नालंदा में। ठीक है, नालंदा के राजगीर में। अब चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो ये की है 5, और ये 5 जिले कौन है दोस्तों? जास्कर, देखिए 5 नए जिलों के गठन की घोषणा की है केंद्र सरकार ने लद्दाख में, और ये 5 नए जो जिले हैं उनका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग।
तो ये हमसे आपसे पूछा जा सकता है। इनके नाम हमको वो याद रखना है, 1-2 नाम चेंज करके पूछ लेगा क्या यही 5 ज़िले जो है कि घोषित किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए हैं लद्दाख में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है। भारत का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पूछ रहा है कि किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो नेपाली अकादमी ने। आगे है दोस्तों कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है, तो मंजूरी दी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को 2.0 को मंजूरी दी गई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी दोस्तों जून 2015 में। ये ट्रेडिशनल सवालों में पूछा जा सकता है। स्कीमों को जो मैच कराने को देता है, एक तरफ स्कीम दे देता है, दूसरी तरफ वो कब शुरू की गई थी या उसका उद्देश्य क्या है, वहाँ पे मैच कराने को दे देता है। तो उसमें हमको आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है कि शुरू की गई थी जून 2015 में। आगे दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया, तो इन्होंने उद्घाटन किया है डिजिटल शक्ति केंद्र का। किसका उद्घाटन किया है दोस्तों, डिजिटल शक्ति केंद्र का। और डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। और अपराध आगे देखते हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। कौन बना दोस्तों, नागालैंड बना है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य। आगे देखते हैं, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से नए 4 ऐप जो है कि बनाए गए हैं, तो उन 4 ऐपों का नाम है दोस्तों ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। तो ये हमको आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन नामक ऐप जो है कि किसके लिए बनाए गए हैं, तो देश में जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनको सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने के लिए और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु ये 4 ऐप जो है कि बनाए गए हैं। तो ये 4 ऐप हमको याद रखना है आपको। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक, कहाँ से लेकर के, गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा दोस्तों गोरखपुर सिलीगुड़ी। देखिए इस एक्सप्रेसवे का नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। तो इससे हमसे आपसे ऐसे सवाल बन सकता है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो कि बनाने के लिए प्रस्तावित है वह कहाँ से कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा दोस्तों गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक। उसकी लंबाई कितनी है होने वाली है, उसकी लंबाई होने वाली है 519 किलोमीटर। देखिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर के गुजरेगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, कौन से 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, यूपी से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से। तो इन 3 राज्यों से होकर के गुजरेगा। उसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों, उसकी लंबाई होगी 519, देख लीजिए 519 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी। और कहाँ से कहाँ तक होगा, या गोरखपुर से सिलीगुड़ी। देखिए भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है। हाँ तो दोस्तों देखिए भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, तो ये दोस्तों पहली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे आपके लिए कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है पूगा घाटी जो कि लद्दाख में है। तो ये भी हमसे आपसे पूछा जा सकता है कि पूगा घाटी, वैसे भी ट्रेडिशनल सवालों में आता है घाटियों को मैच कराने के लिए, कौन सी घाटी कहाँ पे है, तो ये हमको आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई, हो सकता है करंट अफेयर में ना बना करके वैसे सवालों में बना दे ज्योग्राफी के कि पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो पूगा घाटी है लद्दाख में स्थित। अब ये क्यों पूछ लिया, क्योंकि ये चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो है कि पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है, तो केरल के वायनाड को यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 13वां स्थान जो है कि दिया गया है। रुद्रप्रयाग का इसमें इस
एटलस में जो है कि रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। किस में दिया गया दोस्तों? केरल के वायनाड को तो पहला स्थान 13वां स्थान मिला है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में, किसमें? भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान इसको मिला है? केरल में, क्योंकि केरल में बहुत बृहद पैमाने पर बाढ़ आई थी इस बार और बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ था, तो इस वजह से जो भूस्खलन का एटलस जारी किया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, उसमें दोस्तों जो है कि वायनाड को, केरल के वायनाड को 13वां स्थान मिला है। और जो पहले स्थान पर है वो है रुद्रप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, जिला है एक। आगे है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन 2024 ये आयोजित किया गया है दोस्तों भोपाल में। और इस वर्ष का इसका मुख्य विषय क्या था? थीम जो था वो था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया भोपाल में, यह आयोजित किया गया 30 से 31 जुलाई 2024 के बीच। और इसका जो मुख्य विषय था वो था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, राष्ट्रीय हिंदी विकास सम्मेलन का। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो नाम चेंज होने वाला है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों। तो दरबार हॉल का नाम जो बदल करके रखा गया है वो रखा गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल जो था उसका नाम बदल करके रखा गया अशोक मंडप। अशोक में केवल हॉल की जगह पे मंडप आ गया है, और दरबार हॉल में जो है कि दोनों चेंज हुआ है, क्योंकि दरबार की जगह पे गणतंत्र और हॉल की जगह पर जो है कि मंडप आ गया है। देखिए अब आगे देखते हैं कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है आइजोल, मिजोरम में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो है कि उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, शुभारंभ यहाँ पर हुआ है आइजोल, जो कि मिजोरम में, वहाँ पर। सिंकुन लास सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का सुरंग कहाँ है? शुभारंभ जो है कि कहाँ किया गया है? सिंकुन लास सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो यह दोस्तों 15,800 मीटर, 15,800 फीट की ऊंचाई पर जो है कि यह सुरंग स्थित है। इस सुरंग की लंबाई क्या है दोस्तों? इस सुरंग की लंबाई है 4.1 किलोमीटर, और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ऊंची सुरंग कौन होगी? यही होगी। जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग होगी, जो कि कितनी ऊंचाई पर है? 15,800 फीट की ऊंचाई पर है यह। तो एक बार पुनः इस बात को देख लेते हैं। सिंकुन लास सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है लद्दाख में, और यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर है दोस्तों? 15,800 फीट की ऊंचाई पर है, और लंबाई इसकी कितनी है? 4.1 किलोमीटर लंबाई है। जब इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने वाली जो है कि सुरंग होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो इस पहल का नाम है दोस्तों मित्र वन। ये हमसे आपसे पूछा जा सकता है कि मित्र वन नामक जो पहल घोषित की गई वो किससे संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत यह पहल जो है कि घोषित की गई है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दोस्तों शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? तो यह है दोस्तों प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल पर क्या है? भारत के संसद भवन में लोकसभा सचिवालय द्वारा यह विकास किया गया है इसका, और जहां पर प्रतिष्ठित नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अब आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो इस विश्वविद्यालय का नया नाम होगा दोस्तों गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। मुरादाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब कि नाम बदल करके ये रखा जाएगा। और 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था दोस्तों? तो ये भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल किया है? तो इस लद्दाख ने हासिल किया गया। किसके तहत दोस्तों? किस कार्यक्रम के तहत? उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया है लद्दाख ने। और उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो यह निर्मित किया जाएगा कुंभी गांव
लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश की घटना है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा उससे है, पर्यावरण से रिलेटेड है और जो कि पर्यावरण का एकदम ज्वलंत मुद्दा भी है। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पाली राजस्थान में। सॉरी दोस्तों ये थोड़ा इधर मिट गया है, हम बोल दे रहे हैं आपको, आप लोग जो है कि चाहें तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए विश्व का पहला ओम आकार का जो है मंदिर, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित किया गया दोस्तों, ये पाली राजस्थान में है। और वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये दोस्तों पूरे हुए हैं वाइकोम सत्याग्रह के। तो यहाँ से संभावना है यानी कि मतलब 1924 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। तो इसके बारे में अब हमको आपको जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री में रट के जाना है, क्योंकि जब पाइका विद्रोह का 200वां वर्ष हुआ था जो कि 1817 में हुआ था, और जबकि उसका 2017 में 200वां वर्ष पूरा हुआ था, तो वहाँ से सवाल बना था पाइका विद्रोह जो कि उड़ीसा में हुआ था, तो वहाँ से सवाल बना था। तो ये वाइकोम सत्याग्रह का भी बन सकता है। तो अब हमारा आपका काम है कि जब हम आधुनिक भारत पढ़ें तो वहाँ पे वाइकोम सत्याग्रह को ध्यान में रख करके पढ़ें कि कब हुआ था, किसने शुरू किया था, क्या उद्देश्य था इसका, क्या प्रभाव पड़ा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर। तो ये चीज़ें हमको जो है कि याद करना है। इसका 100वां जो है कि वर्ष पूरा हुआ है। अब आगे देखते हैं 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं जो है कि चुनी गई हैं? तो ये दोस्तों चुनी गई महिलाओं की संख्या है 74, जो कि प्रतिशत में दोस्तों होगा, कितना होगा प्रतिशत में, हम लिख दे रहे हैं आप सबके सामने, एक सेकेंड। ओके पेन, हाँ, तो ये प्रतिशत में होगा दोस्तों 13.63%। मतलब कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 13.63% जो है कि महिलाओं का चुनाव हुआ है, महिलाएं चुनी गई हैं। अब आगे दोस्तों कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है, एक सेकेंड, देखिए उसके पहले एक छूट रहा था। देखिए बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की है, कि आधारशिला जो है कि कहाँ रखी गई है? तो ये छतरपुर में जो है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में रखी गई है। किसकी दोस्तों? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की है, इसकी आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश छतरपुर में। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर में। कहाँ की गई दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। आगे है कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री, हाँ ये तो होगा जम्मू कश्मीर में। आगे है कि किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य की पुलिस ने जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है मार्च 2024 में? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो यह भी पूछा जा सकता है कि त्रिनेत्र ऐप किससे संबंधित है? तो ये पुलिस ने इसका पुलिस का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और किस राज्य के पुलिस का? यह उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस का। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो, देखिए भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया है कोलकाता में किया गया 6 मार्च 2024 को। अब आगे देखते हैं कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश बना है। तो ये पूछा जा सकता है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। अब आयुष्मान योजना के बारे में थोड़ा सा हमको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये हाईलाइट हो गया थोड़ा सा, तो इस आयुष्मान योजना के बारे में हमारा आपका जानना फर्ज बन जाता है। आगे है कि रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु जिस योजना की शुरुआत की गई उस योजना का नाम है अदिति, AIDITY, अदिति योजना। आगे है दोस्तों कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में। तो BPSC के हिसाब से 17वीं BPSC जो कि 13-14 तारीख को आयोजित है दिसंबर में, तो उसके मद्देनज़र ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है बिहार में 4 मार्च 2024 को। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। आगे दोस्तों कि 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह मुंबई में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है रायबरेली में। रायबरेली में जो इन्होंने एम्स का उद्घाटन किया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश में। और देश के सबसे लंबे केबल आधारित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया है? तो इन्होंने किया है गुजरात में। किसका दोस्तों? देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जिसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। अब इसका देखिए विषय पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रायसीना डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया, इसका जो थीम रहता है वो विषय रहता है वो पूछा जाता है। तो इस बार के 9वें रायसीना डायलॉग का जो थीम है वो है चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। क्या दोस्तों थीम? चतुरंग। और वो चतुरंग में कौन कौन है? संघर्ष है, प्रतियोगिता है और सहयोग है और निर्माण है। ये जो है कि इसका विषय है 9वें रायसीना डायलॉग का। अब आगे दोस्त देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम है दोस्तों अपार, APAAR। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये किसने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने। किसके लिए? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से जो है किसको शुरू किया है? अपार को, अपार योजना को। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया दोस्तों संबलपुर ओडिशा में। देश का जो पहला है कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है 20 फरवरी 2024 को संबलपुर ओडिशा में। आगे है कि स्टेम, STEMM, जिसका फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, उसके बाद मेडिकल मतलब चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल का नाम है दोस्तों स्वाति। स्टेम, जिसका फुल फॉर्म है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इस पोर्टल का नाम है स्वाति और यह लॉन्च किया गया दोस्तों 11 फरवरी 2024 को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अजय माणिकराव खानविलकर को। अजय माणिकराव खानविलकर को दोस्तों जो है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अजय माणिकराव खानविलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो इन्होंने किया श्री कल्की धाम मंदिर का। और यह मंदिर कहाँ स्थित, किस जिले में दोस्तों? संभल जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कि कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया उत्तर प्रदेश में संभल जिले में। चलिए अब आगे देखते हैं कि किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है? तो असम का राज्यफल घोषित किया गया है काजी नेमू को। और 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? तो 75वें गणतंत्र दिवस के जो दो विषय थे वो थे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये 75वें गणतंत्र दिवस की जो है कि विषय थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अक्सर ये सवाल आता है कौन से जो है कि चीफ गेस्ट थे। तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो अवार्ड है दोस्तों वो ओडिशा को मिला था। अब देखते हैं किस झांकी के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर जो है कि इसको मिला था ओडिशा को। और ओडिशा को जिस झांकी के लिए मिला था उस झांकी की थीम क्या थी? उस झांकी की थीम थी कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो इस पूरे को एक बार पुनः हम लोग देखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो न्यूज़ है इसको देखते हैं। देखिए 75वें गणतंत्र दिवस की जो दो विषय थी, ट्विन थीम थी, जुड़वा थीम, उसका नाम था दोस्तों, देखिए यहाँ पे दो विषय के बजाय इन्हें जुड़वा लिखना चाहिए था। जुड़वा थीम जो थी वो थी विकसित भारत, क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। और 75वें गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट थे वो थे इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और 75वें गणतंत्र दिवस पर जिस के परेड में जो है कि जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड पाने वाला राज्य था वो था ओडिशा। और उस ओडिशा के झांकी का थीम क्या थी? वो थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो इतना जो है कि 75वें गणतंत्र दिवस से संबंधित सवाल हमें जो है कि याद रखना है। इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में जो है कि जो 2022 की रैंकिंग है, इसमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जो राज्य हैं वो हैं दोस्तों, वो हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखिए ए श्रेणी के राज्यों में ए श्रेणी के राज्यों में जो नेतृत्व करता है वो है आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। चलिए अब देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात से क्या सवाल बना है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 2024 का आयोजन किया गया है 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच। यह इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों, यह इसका 10वां संस्करण था। तो वाइब्रेंट गुजरात के बारे में इतना याद रखना है। वाइब्रेंट गुजरात है तो गुजरात में ही आयोजित होगा और 10 से 12 जनवरी के बीच ये आयोजित हुआ और इसका 10वां संस्करण था। तो इतना जो है कि राष्ट्रीय संबंधित जितनी न्यूज़ थी दोस्तों, जो पॉइंटर के रूप में था, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है कि क्या खबरें हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। देखिए पहला है कि वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी। अभी की जाएगी दोस्तों, ये की जाएगी 11 से 12 नवंबर 2024। तो ये की जाएगी अजरबैजान के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्ष 2024 का COP29 का ये भी याद रखना है, COP29 का ये रहेगा, वरना हमको अगर ये नहीं याद है 29 की जगह 28 कर देगा, 30 कर देगा। हाँ तो दोस्तों ये याद रखना है कि COP29 था यह, और इसका सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है, अजरबैजान में 11 से 12 नवंबर के बीच होगा। देखिए आगे है कि नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार के रूप में घोषित किया गया। तो ये भारत को घोषित किया गया, भारत को। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी वैश्विक स्तर के समिट के लिए भारत को जो है कि जिम्मेदारी दी जाए तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए, किसके लिए दोस्तों, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए जो कि आयोजित होने वाला है नवंबर में, इसके लिए विशेष भागीदार के रूप में जो है कि भारत को आमंत्रित किया गया है। अब आगे है कि श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। तो इनका नाम है हरिनी अमरसूरिया। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने जो है कि पद ग्रहण किया है राष्ट्रपति के रूप में, उनका नाम है अनुरा दिसानायके। अनुरा दिसानायके ये जो है कि प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के नए, और श्रीलंका के नए जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया इन्होंने, इनका नाम है हरिनी अमरसूरिया। अब आगे है कि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। एक बार इस तरह का दोस्तों सवाल बना था किसी दक्षिण अफ्रीकी देश में किसी भारत ने नए दूतावास अपने स्थापित किए थे, तो वहाँ से सवाल बना था। इधर अफ्रीका महाद्वीप में जब आप लोग पढ़ेंगे तो पश्चिम अफ्रीका में जो है कि कुछ देश थे, 1-2 देश, उनका नाम हमें नहीं याद रहा, माली के इर्द गिर्द, तो वहाँ पे जो है कि नए भारत ने दूतावास स्थापित किए थे, तो वहाँ से करंट अफेयर में सवाल बना था। तो यहाँ भी बन सकता है कि मतलब कौन से ऐसे 2 देश हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान वहाँ पर अपने भारत के दूतावास जो कि खोलने की या स्थापित करने की बात की है। तो वो जो दो देश हैं उनका नाम है बोस्टन, क्या नाम है दोस्तों, बोस्टन और लॉस एंजल्स, अमेरिका में जो है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 2 भारतीय वाणिज्य दूतावास इन्होंने जो है कि खोलने की स्थापना की है। तो ये भी याद रखना है, ये वाणिज्य दूतावास रहेंगे, अमेरिका में ही रहेंगे, और 2 वाणिज्य दूतावास, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजल्स में। आगे है कि तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिलनाडु तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना जो है ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में अमेरिका में जो है कि वहाँ पर की जाएगी। किसकी, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। तो अमेरिका के सहयोग से। ये दोस्तों ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि सेमीकंडक्टर कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया को लगने लगा, जिस पर इकलौता जो है कि कहीं न कहीं आधिपत्य चाइना का था। तो सारे देश को लगने लगा कि सेमीकंडक्टर कितना ज़रूरी है, सेमीकंडक्टर के मामले में सेल्फ डिपेंड होना। तो इसलिए भारत ने भी अपनी कोशिश की। तो इसलिए सेमीकंडक्टर से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए और वहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है।
तो भारत ने जो है कि किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, जो है कि वह अमेरिका के सहयोग से स्थापित करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? ये चिप्स का प्रयोग किया जाएगा सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। आगे है दोस्तों कि व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो क्वाड दोस्त में जो क्वाड संगठन में जो देश हैं उनका नाम है यूएसए, जापान, इंडिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देशों का जो संगठन है ऑस्ट्रेलिया, उसको कहा जाता है क्वाड। तो इनका जो है कि क्वाड देशों का व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स, चौथे नंबर का चौथे नंबर का जो क्वाड लीडर्स समिट है का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में जो है कि इसका आयोजन किया जाएगा। समग्र रूप से क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए का कौन सा संस्करण है? ये तो ये 6वां संस्करण है, जिसमें वर्चुअल समिट 2 है। वैसे व्यक्तिगत उपस्थिति वाला जो जिसमें पर्सन उपस्थित होते हैं वो वाला वो चौथा है ये। तो ये पूरा जो है कि मिला करके वर्चुअली और जो व्यक्तिगत रूप से लोग शामिल होते हैं पर्सनली, तो वो वाला ये जो है कि 6वां है। लेकिन जो है कि जिसमें इन पर्सन वाला जो देखेंगे तो ये इन पर्सन वाला चौथे नंबर का यह जो है कि समिट होगा। आगे है दोस्तों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो कैंसर के बोझ को कम करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है कि क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो वो पहल का नाम है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। क्या नाम है? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने बड़े जो है कि देशों का जो ग्रुप है शक्तिशाली देशों का, अगर उसकी प्रेसिडेंसी भारत को मिलेगी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भारत इसकी जो है कि करेगा 2025 में लीडर्स समिट। आगे भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो इस मिशन का नाम है प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्या नाम है इसको? इसका नाम है दोस्तों क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। और ये भारत अमेरिका जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा जो है कि इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। आगे दोस्तों कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वही वाला ऊपर वाला। तो ये लॉन्च किया जाएगा दोस्तों 2025 में, जिस साल क्वाड के देशों की अध्यक्षता भारत करेगा सम्मेलन की। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो मैत्री पहल की जो है कि घोषणा की गई है क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या है? इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर नई दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। किसके लिए दोस्तों? ऑपरेशन सद्भाव भारत ने लॉन्च किया है टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने जो है कि ये इस अभियान को लॉन्च किया है। आगे है कि एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाले 101वां देश कौन सा बना है? तो 101वां देश बना है दोस्तों नेपाल। एक पूर्ण सदस्य के रूप में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना है नेपाल। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये भारत के हरियाणा वहाँ पे गुरुग्राम में।
अब आगे देखिए, आगे दोस्तों कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली देशों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया, तो अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को, इनको जो है कि शामिल किया गया है किसमें, एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में टाइम पत्रिका के। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इसराइल। इन्होंने जो है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। और किसके द्वारा यह आयोजन हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है, तो ये इनका नाम है गिटानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए, तो इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं, तो विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले जो 3 देश हैं उनका नाम है यूएसए, चीन और रूस। किस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार। अब आगे देखते हैं कि टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची, जो कि टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिव और इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है, तो ये 8 लोगों ने जो है कि जगह बनाई है। इनका नाम क्या है, अजय बंगा, सत्या नडेला और आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंबदा नटराजन और जिगर शाह। इन 8 लोगों ने जो है कि जो भारत के हैं या भारतीय मूल के हैं, इन्होंने 100 सबसे प्रभावशाली देशों के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की दुनिया के जो सूची जारी की जाती है टाइम मैगजीन के द्वारा, उसमें 8 लोग जो है कि भारत के शामिल हैं। अब आगे भारत या भारतीय मूल के। अब आगे है कि स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है, तो यह अंटार्कटिका में अवस्थित है। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण यह खबरों में रहा माउंट एरेबस, तो माउंट एरेबस कहाँ है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है दोस्तों साइमन हैरिस जो है आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आइसलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन। आगे है कि भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है भारत सरकार ने, तो मिशन दोस्तों हम लोगों ने 2 देख चुका, एक जो कि टाइफून योगी के समय था, सद्भावना था उसका नाम, और इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। यह भारत ने कहाँ पे चलाया है, ऑपरेशन भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। तो ये 2 ऑपरेशन हमने अब तक पढ़ा, हमको आपको याद रखना है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसने नियुक्त किया है दोस्तों भारत को। आगे है कि पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं क्रिस ब्राउन। अब देखिए पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है दुर्गम का ध्रुव, और यहाँ पर पहुंचने वाला जो पहला व्यक्ति बना है वो है क्रिस ब्राउन। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये भी हम लोगों का नाम याद रखना, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, इससे सम्मानित किया गया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 3rd समिट फॉर
डेमोक्रेसी कहाँ आयोजित किया गया? ये सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क, जिनकी संपत्ति है $231 बिलियन। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना दोस्तों? तो फ्रांस। फ्रांस जो है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है। चलिए आगे है कि किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने भारत की राष्ट्रपति को जो है कि द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में जो नियुक्त किए गए उनका नाम है अलेक्जेंडर स्टफ। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में है। आगे है कि यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा बना है? कोसोवो। पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र जो है कि यही बना है, कोसोवो। और भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो वो बना है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच जो है कि आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती करने देने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 भारत में कौन सा स्थान रहा इसमें? तो भारत का रहा 42वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 42वां स्थान रहा है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? तो फिलीपींस बना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। यह शिखर सम्मेलन कौन सा संस्करण था? यह दूसरा संस्करण था। और इंडस एक्स का जो पूर्ण फुल फॉर्म है वो है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई है? तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात किरली ने जो है कि भारी तबाही मचाई है। हाँ आगे देखिए, यह कैसा चक्रवात था? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह कैसा था? ट्रॉपिकल साइक्लोन था, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई ने, जो कि लाइबेरिया का राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 21 से 22 जनवरी के बीच? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। कौन सा दोस्तों? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? युगांडा में। और इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लिविंग नो वन बिहाइंड। और इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? G77 के सदस्य देश एवं चीन। और किस देश के तीन शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? तो कनाडा के जो कि 3 शहरों ने, इन शहरों का नाम क्या है? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। इन्होंने जो है कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने जो है कि शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ ली है बर्नार्डो एरेवलो। और कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में जो है कि भारत ने भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अट्टल। और किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? किस देश ने भारत में जो है कि हरित ईंधन के गठबंधनों पर की घोषणा की है? तो उन्होंने डेनमार्क। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड। हाँ दोस्तों देखिए, किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है जनवरी 2024 में? तो वो है डेनमार्क। और इस गठबंधन का क्या नाम है? इस गठबंधन का नाम है GFAI, ग्रीन
ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। आगे है कि सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है चाड का। और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये कुवैत का प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया गया है। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया 50 मिनट का। और हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि 2 पेज बीच का छूट गया है, वो हम आपको जो है कि अगली वीडियो में करा देंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटना से ही संबंधित था। पेज नंबर 6 और 7 की खबरें छूट गई हैं, उसको हम अगले वीडियो में करा देंगे और विधिवत आपको बता के कि ये कहाँ का है, कैसे है, तो उसमें पेज नंबर भी रहेगा, तो आप लोग उसको इंक्लूड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।